Hi lads, this is world-famous movie director Christopher Nolan. I'm here to inform you that the following video contains spoilers. So proceed with caution. Also, Pavan would really appreciate if you subscribe to the channel. Now you can enjoy the video. Goodbye lads. On the occasion of Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. I present to you डबल वॉच, जहाँ हम एक फिल्म दो बार देखते हैं। पहली बार हम विदाउट स्पॉइलर देखेंगे और दूसरी बार जब देखेंगे तो विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पॉयलर्स के किस तरह से चीज़ें चेंज होती है, ये देखने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली दो बार फिल्म देखनी है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपका अटेंशन स्पैन अगर थोड़ा कम है तो अभी ही क्लिक आउट कर सकते हो आप। फिर भी आपको देखना है तो जॉइन अस इन। तो आज की फिल्म है क्रिस्टोफर नोलान की पहली फीचर फिल्म फॉलोइंग, जो उन्होंने 1998 में $6,000 का बजट था सिर्फ उसका। दोस्तों के घर पे, पेरेंट्स के घर पे, पेरेंट्स के दोस्तों के घर पे, ऐसी अलग अलग जगहों पर ये फिल्म शूट की गई थी। बिल्कुल जीरो बजट फिल्म मेकिंग, गोरेला फिल्म मेकिंग है। एंड आई फाइंड दिस फिल्म वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि हर अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर का पहला काम देखना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पर्सनली, कि वेयर दे बिगैन एंड वेयर दे हैव कम। इस फिल्म में हम क्लियरली देख सकते हैं द थिंग्स दैट विल कम इन फ्यूचर। छोटे स्केल पे है लेकिन बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि दिस फिल्म अंडरस्टैंड्स इस बजट। उन्हें पता है उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके या बहुत विजुअली चैलेंजिंग स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है क्रिस्टोफर नोलन ने। उन्होंने वही चीज़ लिखी है जो एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो इन द वेरी फर्स्ट सीन हम देखते हैं कि ग्लव्स के हाथ किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं। रैंडम चीज़ें, फोटोग्राफ्स है, इन चीज़ों को एक बॉक्स में रखा जा रहा है एंड द टाइटल कार्ड्स कम्स फॉलोइंग। और ये चीज़ मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मेकिंग, कि ही इज़ एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग क्वेश्चंस इन योर माइंड। वो हमेशा हमें सवाल दे के पुल करते हैं कहानी के अंदर। अब यहाँ हमें पता नहीं है ये किसका हाथ है या हो क्या रही है एक्टिविटी। इंसेप्शन वगैरह इन फिल्मों में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि पहले वो सवाल पैदा करते हैं हमारे दिमाग में, और उस सवाल के थ्रू हमें इंटरेस्टेड करा लेते हैं कहानी में। हम खुद एंगेज हो जाते हैं। नोलन्स फिल्म्स आर मोस्टली पजल लाइक, और वो पजल जो है धीरे धीरे जब हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो डिकोड होने लगता है, और वो ऑडियंस को करने के लिए ये दे देते हैं एक्टिविटी कि आप इसको डिकोड करो, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या हो रहा है। चीजें बॉक्स में बंद की जा रही है, जिसे मैन ही कहा गया है कैरेक्टर को, इसको नाम नहीं दिया है तो हम भी इसे मैन ही बोलेंगे। वो बता रहा है कि ये मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली, दिस इज अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड। हमें पता नहीं वो किससे बात कर रहा है, वो किसी डिटेक्टिव से बात कर रहा है, उसके थेरेपिस्ट से बात कर रहा है, वी डोंट नो। राइट ऑफ द बैट ये फिल्म बहुत ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन टाइम लगती है मुझे। 1998 में जहाँ स्मार्टफोन्स वगैरह या टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो ये फिल्म अकेलेपन के बारे में है। और ये अगर आज के डेट में अगर बनती है फिल्म, तो ये ऑब्वियसली साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग के बारे में होती, बट ऑनलाइन स्टॉकिंग के बारे में। यहाँ ये लिटरली स्टॉक कर रहा है ये आदमी, क्योंकि 98 में कुछ था ही नहीं करने के लिए एंटरटेनमेंट, तो ये आदमी रैंडमली लोगों को फॉलो कर रहा है, देख रहा है उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा है। इस आदमी का कहना ये है कि वो बोरियत मिटाने के लिए, या वो राइटर है तो एक रिसर्च करने के लिए, कैरेक्टर स्टडी करने के लिए लोगों का पीछा किया करता था, और जो सामने वाला बंदा है वो उसे पूछता है कि क्यों कर रहे थे तुम ये, तो वो एक बहुत बढ़िया उसे एग्जाम्पल देता है कि आप अगर एक फुटबॉल मैच में हो और वहां पे आप भीड़ के अंदर कोई भी एक चेहरा चुन लो, और अगर आप उसके ऊपर फोकस कर लो तो वो भीड़ नहीं रह जाता, फिर वो आदमी एक अपनी आइडेंटिटी ले लेता है। ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मतलब जिस तरह से उन्होंने पूरा नोशन कैप्चर किया है फिल्म का कि वो क्यों कर रहा है ये चीज़ें, वो बढ़िया लगी चीज़ मुझे। फिर वो अपने रूल्स बताता है कि लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं फॉलो करना है, या औरतों को रात में नहीं फॉलो करना है, या उनका जहाँ पे वो काम करते हैं या जहाँ वो रहते हैं वो एक बार पता चल जाए तो फिर वहाँ नहीं जाना है या उन इंसान को नहीं फॉलो करना है। एंड ही सेज के ये सारे पैटर्न्स मैंने ब्रेक किए। फिर हमें कुछ चेहरे देखने को मिलते हैं जिनको वो फॉलो कर रहा है, जिनका कॉन्टेक्स्ट शायद हमें बाद में पता चलेगा। ऑल्सो फिल्म देखते हुए स्टार्टिंग में हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि ये नॉन लीनियरली बताई जा रही है। पहली लेयर वो है जिसमें वो पूरी कहानी सुना रहा है। सेकेंड टाइमलाइन इज जहाँ पे वो एक होमलेस गाय है बेसिकली, और तीसरा वाला
टाइमलाइन वो है जहाँ वो सूट पहन के घूम रहा है, उसने बाल काटे हुए हैं, और फोर्थ टाइमलाइन वो है जहाँ पे सूट पहना हुआ है उसने, लेकिन उसने काफ़ी मार खाई हुई है, उसके चेहरे पे चोट के निशान देखने को मिलते हैं। तो एक विजुअली एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे नोलन यहाँ पे, कि बिना बताए भी ऑडियंस को कैसे बताए कि ये अलग टाइमलाइन है। ऑल्सो ब्लैक एंड व्हाइट का जो टेक्सचर है ना, अब इन्होंने तो इसलिए बनाई थी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में क्योंकि उनके पास बजट नहीं था प्रॉपर लाइट वगैरह करने के लिए, तो जो कुछ कमियां थी प्रोडक्शन में उनको छुपाने के लिए इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म शूट की है, विच वॉज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने भी जब मेरी शॉर्ट फिल्म की थी द गेस्ट, तो हमें भी 0 बजट ही फिल्मिंग थी। जो कमियां थी फिल्म मेकिंग में या प्रोडक्शन डिजाइन में, उनको छुपाने के लिए हमने फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की थी। ऑल्सो मुझे एस्थेटिक बहुत पसंद है ब्लैक एंड व्हाइट का, लाइक आई टेक ब्लैक एंड व्हाइट ओवर कलर एनी डे। हमारी फिल्म में तो थीमेटिक इंपॉर्टेंस था ही ब्लैक एंड व्हाइट का, बट एक ट्रिब्यूट भी मैं करना चाहता था मेरे फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को, इसलिए भी मैंने मेरी पहली फिल्म जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट में रखी थी। तो ये आदमी जो है एक सूट वाले बंदे का पीछा कर रहा है, वो जाके एक कॉफी शॉप में बैठ जाता है एंड ये भी वहां पर कॉफी शॉप में बैठ जाता है देखने के लिए कि वो कर क्या रहा है, बट लिटिल दैट ही नोस कि सामने वाले को भी पता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, और वो आके सीधा कन्फ्रंट कर लेता है इस आदमी को। वो अपना नाम कॉप बताता है। कॉप के कैरेक्टर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं देड़शाना हूँ, उसका अपीयरेंस या उसका एटीट्यूड देख के हमें पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा टेढ़े किस्म का आदमी लग रहा है। ऑल्सो जो यंग मैन का जो कैरेक्टर जेरी का, वो भी देख के ही पता चलता है कि यार ये थोड़ा बेचारा टाइप का, लोनर टाइप का आदमी है करके। ये चीज इन्हांस करती है इनकी परफॉर्मेंस को। तो दोनों मिलते बैठते हैं और कॉप बताता है कि वो एक बर्गलर है जो लोगों के घरों में घुसता है और जाके उनकी चीजें उथल पुथल करता है, एंड दे जस्ट क्लिक राइट ऑफ द बैट के यंग मैन को भी वही करना पसंद है, उसे लोगों को फॉलो करना पसंद है, और कॉब को जो है लोगों के घर में घुस के उनकी चीजें उथल पुथल करना या उनकी लाइफ में बिना परमिशन के घुसना विदाउट कंसेंट इज बेसिकली इस थिंग। तो सो उन दोनों को भी जो है लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, सो दे हिट इट आउट और वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से आगे साथ में काम करेंगे, और वो अपने पहले मिशन पर जाते हैं। अब कॉप की टेक्निक्स जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब वो प्रॉपर अच्छा हेयर कट करके सूट पहन के निकलता है, हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहनता है। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द मैन जो हमारा हीरो है, वो एकदम ही लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, उसके वो ओवर साइज्ड कपड़े पुराने से, उसके पास ग्लव्स भी नहीं, बाइकर ग्लव्स पहनता है वो। तो दोनों में भी एक क्लियर स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। जब पहली बार ये घर के अंदर घुस रहे हैं तो कॉप जो है ताला तोड़ने की कोशिश करता है, यंग मैन को चाबी मिल जाती है, और इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि पहले ही दिन यंग मैन जो है बहुत फास्ट लर्नर है कि उसे लोगों की आदतें पता है कि चाबी या वगैरह कहाँ रखते हैं लोग, तो फट से चाबी ढूंढ के निकालता है और वो इन लोगों के घर में घुसते हैं। इस घर में घुसने के बाद हमें बेसिकली कॉप का पर्पस पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैग वाली चीज़ बोली है बहुत इंटरेस्टिंग कि चोर जो है इस तरह के वो कभी भी बैग्स लेके चोरी करने नहीं जाते, क्योंकि वो तो आराम से पकड़े जाएंगे ना। अगर आप ऐसा खाली बैग लेके कहीं घूम रहे हो तो वो क्या करते हैं, जिस घर में चोरी कर रहे हैं वही का बैग उठा लेंगे, उसी में उन्हीं लोगों का सामान पैक करके वहां से निकल जाएंगे। काफ़ी ईजी और एफिशिएंट वे। तो ये मस्त लगी मुझे ये चीज़। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस जो किए हैं नोलन ने, किस तरह से एक प्रोफेशनल बर्गलर दिखाने की कोशिश की है कॉप को, वो चीज़ बढ़िया की है। ऑल्सो जब वो घर के अंदर आने के बाद कॉप के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं क्योंकि इनके घर में ऐसी किताबें रखी हुई है। अभी पहली चीज़ जो कॉप इंट्रोड्यूस करता है इस कहानी में कि एक बॉक्स होता है वहाँ पर, शू बॉक्स, जिसमें कुछ चीज़ें रखी हुई होती है, और कॉप बताता है यंग मैन को कि हर इंसान का ऐसा एक बॉक्स होता है जिसमें चीज़ें रखी हुई होती है उसके डिस्प्ले के लिए। जो चीज़ें उसे अजीज होती है उनका एक कलेक्शन करके हर एक इंसान एक बॉक्स में रखता है। एक वो पैंटी निकालता है अपनी जेब से और कहता है कि मैंने पिछले किसी बर्गलरी में ये पैंटी जो है चुराई थी, और वो वहाँ पे आके इस घर की लॉन्ड्री में रख देता है सो दैट जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस घर में रह रहे हैं उनके झगड़े हो जाए। जब यंग मैन पूछता है उसको ये ऐसा क्यों करना है हमको, तो कॉप का एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई मैं उनसे वो चीज़ें ले लेता हूँ जिनकी उन्हें वैल्यू नहीं है, सो दैट उन्हें उस चीज़ की वैल्यू हो। तो एक गॉड कॉम्प्लेक्स है किसी तरह का कि मैं नैरेटिव कंट्रोल कर रहा हूँ लोगों की ज़िंदगी का। ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कॉप के कैरेक्टर का कि उसे कंट्रोल करना है, उसे मास्टर मैनिपुलेटर बनना है, उसे पपेटियर बनना है। और वो जाके उनके घर में कोई वाइन वगैरह पीने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं उन लोगों की जिंदगियों में बिना परमिशन घुस रहा हूँ जिन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ आके गया था। एंड उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है और उस घर की जो मालकिन है वो उस घर में एंटर करती है, और कॉप किसी तरह अपनी तिकड़म लगा के उससे कुछ बहाना बता के
वहाँ से निकल जाता है किसी तरह झूठ बोल के। और ये औरत जो इस सीन में दिखाई है, शी इज़ नन अदर देन क्रिस्टोफर नोलन्स वाइफ एमा थॉमस, जो उस वक्त आई थिंक गर्लफ्रेंड थी क्रिस की। कई सारे टेक्नीशियंस हैं इस फिल्म के जिन्होंने छोटे मोटे कैमियोज किए हैं एक्स्ट्रास के लिए, क्योंकि उनके पास बजट नहीं था इतना कि प्रोफेशनल एक्टर्स को हायर करते रहे हर सीन के लिए। यहाँ पे कॉप जो है यंग मैन को कहता है कि भाई अगली बार जो है तुम लोकेशन ढूंढना, तुम रेकी करना लोकेशन की, तुम नजर रखना वहाँ पे कौन रहता है, क्या करते हैं लोग, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि उस घर में हम जाएंगे। एंड नोटिस हाउ द सीन एंड्स। ये सीन ब्लैकआउट में एंड होता है और क्रिस्टोफर नोलन ने कहा है कि ट्रांजिशंस जो है उन्हें बनाने के लिए फिल्म को प्रोसेस करना पड़ता था, जिसके लिए पैसा लगता था। तो इस फिल्म में सिर्फ एक ट्रांजिशन है, जो डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन है, वो सिर्फ फिल्म के एंड में आता है। वो छोड़ दे तो पूरी फिल्म में कहीं भी ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ ब्लैकआउट्स होते हैं या सीधा अगला सीन शुरू होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लो बजट फिल्म मेकिंग में स्पेशली, कि आपको फैंसी ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्टोरी उतनी एंगेजिंग है तो इस शॉर्ट कमिंग्स को लोग जो है निगलेक्ट कर देंगे। अगले सीन में हमें ये दरवाज़ा देखने को मिलता है। ये बार का जो दरवाज़ा है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी इनकी लो बजट फिल्म मेकिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ लाता है कि वो दरवाजे पे जो सर्कल्स बने हुए हैं उसे देख के हमें इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये वो क्लब वाली लोकेशन है, ये वो रेस्टोरेंट वाली लोकेशन है। और यहाँ हम देखते हैं कि यंग मैन का अपीयरेंस जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो एकदम अच्छे शार्प हेयर कट के साथ सूट वगैरह पहन के आया है। तो ये फ्यूचर में कहीं हो रहा है अगली टाइमलाइन में। यहाँ पे वो इस ब्लॉन्ड लड़की को मिलता है जो उसको बताती है कि इसका ओनर जो है होटल का, वो उसका मालिक है और वो थोड़ा डेंजरस काइंड ऑफ पर्सन है। तो वो बाहर जाके उससे मिलेगी और दोनों बाहर जाते हैं एंड वी सी कि वो लोग यंग मैन के घर पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। इस फिल्म में कई बार ऐसा होता है कि हमें कभी कभी डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट बता दिया जाता है या हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन आगे जाके कॉन्टेक्स्ट बनती है। अब इस सीन के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि यहाँ हमें बता दिया गया है कि ये यंग मैन का घर है। कई बार हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और आगे जब वो सीन आता है दैट फिल्स इन द ब्लैंक और वो चीज़ फिर हमें कॉन्टेक्स्ट देती है इस सिचुएशन का कि कौन सा कैरेक्टर कहानी में किस पॉइंट पे है। अब यहाँ पे ये औरत जो है यंग मैन को बताती है कि उसके घर में चोरी हुई थी, बट क्या चोरी हुआ था ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे यंग मैन के घर के अंदर वो एक छोटा सा जो कुछ टॉय टाइप चीज़ है जो टूटा हुआ है वो हमें देखने को मिलता है, उसका टाइपराइटर देखने को मिलता है। ऑल्सो यंग मैन यहाँ पर जो है उस होटल के ओनर को, जो उसकी गर्लफ्रेंड टू बी गर्लफ्रेंड, उसका लव इंटरेस्ट, क्रश, इन्फैचुएशन जो भी हम बोलेंगे, उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ पे यंग मैन का अपीयरेंस जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पे उसकी आंख पे एक बड़ा सा निशान बना हुआ है, उसका लिप कटा हुआ है, उसके नाक पे मार खाने के निशान है। तो ये समवेयर इन डिस्टेंट फ्यूचर है, मतलब ये तीसरी टाइमलाइन है, ये देखने को मिलता है। और वो कॉप से बात कर रहा है जहाँ वो सेल्फ प्रोटेक्शन मांग रहा है और वो कॉब उसे कहता है कि तुम हैमर का इस्तेमाल करो, क्योंकि हैमर जो है छोटा होता है, कहीं भी छुपा सकते हो और वो काफ़ी डेंजरस टाइप की चीज़ होती है। अगले सीन में वी कट टू द फर्स्ट टाइमलाइन एक्चुअली, ये दीज आर द फर्स्ट इवेंट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली दरवाजे पे बैटमैन का स्टिकर लगा हुआ है। ये आई थिंक नोलन के दोस्त का फ्लैट था जहाँ पे उन्होंने शूट किया था। एंड 98 में नोलन को ऑब्वियसली पता नहीं था कि मैं आगे फ्यूचर में जाके बैटमैन ट्रायलॉजी डायरेक्ट करूंगा, बट ये थोड़ी अनइंटेंशनल फोरशैडोइंग देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। अब ये चीज जो मैं बोल रहा था कि इन्फॉर्मेशन इज कॉन्टेक्स्ट। अब कॉब को यह पता नहीं है कि ये यंग मैन का घर है, लेकिन हमें एज ऑडियंस हमें ये ऑलरेडी पता चल चुका है क्योंकि हमने पिछले सीन में लोकेशन देख लिया ऑलरेडी। सो दिस इज द पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन, हाउ इन्फॉर्मेशन बिकम्स कॉन्टेक्स्ट। अब इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो जो टॉय, वो पुतला टाइप जो चीज थी, उसे कॉब नीचे गिराता है, इसलिए वो टूटती है। ऑल्सो घर के अंदर सारे जो प्रॉप्स है या सारी जो चीजें घर के अंदर की, उन्हें देख के कॉब जो जजमेंट करता है वहां पे रहने वाले का, और यंग मैन ने उसे उसी लिए लाया है क्योंकि उसे कॉब की वैलिडेशन लेनी है, उसे कॉब का ओपिनियन लेना है उसके ऊपर कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे। तो इससे फिर एक बार हमें उस कैरेक्टर की लोनलीनेस, उसकी साइकी दिखाई देती है या उसका
वैलिडेशन की जो चाहत है उसको, कि वो चाहता है कि यार कोई मेरे घर में आके बोले कि यार ये क्या कमाल का बंदा है, इसका क्या टेस्ट है। बट वैसी होती नहीं है चीज़ें। कॉप जो देखते ही समझ जाता है काम धंधा नहीं इस आदमी के पास, अनएम्प्लॉयड आदमी है, अधेड़ उम्र का, जो प्रॉबेबली अकेला रहता है या स्टूडेंट है। और कॉप वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। वो बोलता है कि यार ये आदमी अनएम्प्लॉयड है, ये किसी भी वक्त घर में आ सकता है और तुमने इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले ली, तुमने क्या फॉलो किया, क्या रिसर्च की इसके ऊपर। कॉप जो है वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि यंग मैन उसको पूछता है कि हम कुछ चुराने वाले नहीं है यहाँ पे। और कॉप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है कि यार ये तो इतना गया गुजरा बेचारा आदमी है कि मुझे कुछ नहीं चुराना है यहाँ से, नो ऑफेंस। और कॉप कहता है कि नन टेकन। और यहाँ पे कॉप को नहीं पता है कि वो डायरेक्टली यंग मैन के बारे में ही बात कर रहा है। बट यंग मैन को ये चीज़ छुपानी तो चाहिए थी एटलीस्ट। उसने क्यों बोला कि नन टेकन क्योंकि वो तो कॉप उसकी बात कर ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, वो तो उस बंदे की बात कर रहा है जो इस घर में रह रहा है। मूविंग ऑन, अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि यंग मैन जो है हीरोइन के बॉयफ्रेंड मॉबस्टर गैंगस्टर को फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे अभी हीरो ने मार खाई हुई नहीं है, वो अभी अच्छे अपीयरेंस में है। और उसके बॉयफ्रेंड के बाहर जाते ही यंग मैन जो है हीरोइन के घर में आता है एंड दे हैव अ चैट। और यहाँ पे हीरोइन जो है फाइनली यंग मैन को बताती है कि जो उसके घर में चोरी हुई थी, उन्होंने एक पैंटी या पैंटीज उसकी चुराई थी। और हमें इंस्टेंटली लगता है कि कॉब ने जो पिछले सीन में जो पैंटी दिखाई थी जब वो एमा थॉमस के घर में घुसा था, ये शायद उस पैंटी की बात कर रही है। बट अगेन इन्फॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे नोलन जो है अब उसने एक पैटर्न दे दिया आपको, पहले विजुअल दिखा दिया घर का और उसके बाद उसे कंफर्म किया कि ये यंग मैन का ही घर था। उसने इन्फॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया, तो उसने एक पैटर्न दे दिया। तो हमें लग रहा है कि अब यही पैटर्न फॉलो होने वाला है पूरी फिल्म में। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न जो है नोलन आगे जाके फ्यूचर में चेंज करता है, इसको आपको डिसीव करता है एक तरीके से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक केमिस्ट्री बिल्ड होने लगी है हीरोइन के और यंग मैन में। दे किस एंड वी सी अ लुक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हम देखते हैं कि हीरोइन किसी को देख रही है एंड यहाँ पे एक डाउट प्लांट किया है आपके दिमाग में कि शायद शी इज नॉट व्हाट शी सीम्स। अगेन अभी मार खाया हुआ यंग मैन जो है अपने मिशन की तैयारी कर रहा है हैमर लेके। एंड वी कट टू अ नेक्स्ट सीन पहली टाइमलाइन में, जहाँ कॉब और यंग मैन कहीं पे फिर एक बार बर्गलरी करने के लिए गए हैं। वो एक घर में घुसते हैं और इस घर का दरवाज़ा जो है, ये फिर से मैं प्रोडक्शन की तारीफ करना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने शूट किया है या किस तरह की डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ है हर घर की, कि हमें उसकी दरवाजे खिड़कियाँ देख के ही पता चल जाता है कि ये कौन सी लोकेशन है। होटल का जो लोकेशन है उसका जो वो सर्कल्स लगे दरवाजे पे, वो देख के हमें पता चलता है ये होटल है। और ये दरवाज़ा जो है, जिस तरह के उसके वो ग्लास पेन्स है, वो देख के हमें पता चल जाता है कि हीरोइन की लोकेशन है। और अब हमें पता चलता है कि किस तरह से नोलन ने हमें बेवकूफ़ बनाया पिछले सीन में, कि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। अभी ये दोनों एक्चुअली वहाँ थे, ये सिर्फ कॉब ने नहीं की थी रॉबरी जब उन्होंने पैंटी चुराई है पॉसिबली। तो वो पहले बर्गलरी के सीन में जो पैंटी दिखाई है वो इस हीरोइन की पैंटी नहीं है, वो किसी और की पैंटी चुराई थी उसने। और यहाँ पे आके ये हीरोइन के घर में ताक झाक करने लगते हैं, उसकी चीज़ें देखने लगते हैं और उस घर में उस हीरोइन के फोटोज दिखते हैं हमें कई जगह पे। और यंग मैन पूछता भी है क्या इसके इतने फोटोज क्यों है इस घर के अंदर। और कॉब उसे बताता है कि शायद वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है या वो कोई मॉडल है। और कॉब जो है उसकी पैंटीज चुराता है यहाँ पे। एंड दीज आर द सेम पैंटीज अबाउट विच शी वॉज टॉकिंग। और कॉब ऑफर करता है यंग मैन को भी कि तुझे भी चाहिए तो तू भी रख ले कुछ। और कॉब भी एक पैंटी रख लेता है और कुछ पोलराइड फोटोज जो होते हैं वो चुरा लेता है हीरोइन की। अब हम एक नई लोकेशन पे आते हैं जो कॉब कहता है कि उसका घर है, बट वो उसका घर भी नहीं है, वो किसी और का घर है जहाँ कॉब जो इलीगली रह रहा है। और ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है कॉब यहाँ पे लंदन के बारे में, कि लंदन में बहुत सारी ऐसी डेड स्पेसेस है जो खाली पड़ी हुई है, जहाँ के लोग बाहर जाके कहीं सेटल हो गए हैं या घूमने गए हुए हैं। और कॉब जो है उनके लॉक तोड़ के अंदर घुस जाता है, कई दिनों तक वहाँ रहता है। और जब वो लोग वापस आ जाते हैं तो वो लॉक चेंज कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कोई आके रह गया मेरे घर के अंदर। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है हीरोइन और यंग मैन के बीच में। और हीरोइन फाइनली उसे उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि कैसे वो एक दिन उसके फ्लैट में किसी आदमी को ले आया था जिसने उसके साथ गद्दारी की थी या उसके पैसे चुराए थे, ऐसा कुछ था। और कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने हैमर से उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी थी। एंड हमें कॉस्ट कटिंग फिल्म मेकिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, कि उनके पास खून या इस तरह का गोर दिखाने के लिए बजट नहीं है, तो हमें वो देखने को नहीं मिलता, बस उसका इम्पैक्ट सिर्फ साउंड के थ्रू हमें पता चलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ करी है लो बजट फिल्म मेकिंग में, कि आपके पास अगर नहीं है पैसे तो
मत दिखाओ, आपके पास अलग तरीके हैं उसका इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी की उंगलियों को हैमर तले कुचलते हुए दिखाना ही जाना चाहिए। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि यंग मैन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। यंग मैन जो है ये हैमर वगैरह लेके तैयारी इस चीज़ की कर रहा था कि वो उस होटल में घुस रहा है। शायद वो चोरी करने के लिए गया है या किसी का खून करने के लिए गया है, वी डोंट नो येट। काफ़ी अंधेरे में शूट किया है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि एक ही डायरेक्शन से हमने लाइट दी थी और थोड़ा बहुत सारा सिलवट में ही शूट किया है। उससे एक मिस्ट्री भी क्रिएट हुई है क्योंकि हम सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, और ऑल्सो वो उनकी प्रोडक्शन की जो कमियां है वो भी छुपा पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी कम चीज़ें दिखेंगी उतनी कमियां देख पाएगी ऑडियंस। और ये सेफ खोल रहा है यंग मैन यहाँ पे एक, और उसमें से एक एनवलप निकालता है वो, और कई सारे पैसों के बंडल निकालता है जो क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था कि ये हमने नोट के जेरोक्स कराए थे, क्योंकि उनके पास ये फेक नोट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और असली पैसे दिखाने के लिए तो पैसे ही नहीं थे। तो व्हाट नोलन डिड इज उन्होंने इसे जेरोक्स कराया था। आई थिंक कलर जेरोक्स भी नहीं कराया उन्होंने, ब्लैक एंड वाइट ही जेरोक्स कराया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम फिल्म एनीवेज ब्लैक एंड वाइट में शूट करने वाले हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ब्लैक एंड वाइट नोट्स हैं। और उन्होंने क्रश किया सो दैट वो असली नोटों की तरह लगे, क्योंकि जो जेरोक्स पेपर होता है वो असली नोट की तरह नहीं दिखता। यहाँ हम देखते हैं कि यंग मैन को बैग नहीं मिलती, तो उसका प्लान जो यहाँ पूरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि हम जैसा हमेशा कर रहे हैं हमारी बगलरी में, हम वही का कोई बैग उठाएंगे और उसी में पैसा भर के निकल जाएंगे। बट यहाँ ऑब्वियसली उसे बैग नहीं मिलता, बट उसे एक डक्ट टेप का रोल मिलता है, एंड यंग मैन जो है वो पैसे सारे अपनी बॉडी पे लपेट के वहाँ से निकल जाने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉब खाना खाने के लिए ले आया है यंग मैन को किसी फैंसी रेस्टोरेंट में, और इसका बिल आई गेस कॉब पे करने वाला था, ऐसा उसने पिछले सीन में कहा था, क्योंकि यंग मैन ने उसे बताया था कि मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इस तरह का लंच। एंड कॉब जो है उसे एक क्रेडिट कार्ड थमाता है डीलॉयड नाम का और कहता है कि तुम पे करो इससे। एंड यंग मैन पूछता है कि मैं कैसे पे कर सकता हूँ, ये मेरा थोड़ी है। कॉब उसे कहता है कि इसे अपनी हैंड राइटिंग में साइन करो और अब ये तुम्हारा, फिर तुम जो चाहे कर सकते हो उसके साथ। यंग मैन जो है डीलॉयड नाम की सिग्नेचर कर देता है। जब वो होटल में आया था हीरोइन से बात करने के लिए, वहाँ उसने डैनियल लॉयड ही कहा था अपना नाम। और अगेन इन्फॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट कि ये नाम आया कहाँ से, ये चीज़ हमें पता चलती ये सीन देखने के बाद। और इस सीन में फिर से हमें एमा थॉमस देखने को मिलती है, क्रिस्टोफर नोलन की फ्यूचर वाइफ, जो लड़की का कैरेक्टर जिसके घर में ये पहली बार घुसे थे। एंड यंग मैन को शक हो जाता है कि उसने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वो जल्दी से इस घर के बाहर निकलते हैं। और कॉब उसे गुस्से में ये कह देता है कि फिर तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं, ऐसे भिखारियों की तरह क्यों घूमते हो, तुम अपने बाल ढंग से कट करो, कपड़े अच्छे पहनो, सो दैट तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। एंड ये आइडिया उसने प्लांट किया है यंग मैन के दिमाग में। यहाँ पे बहुत जगह पे हमें इंसेप्शन भी देखने को मिलती है कि जिस तरह से ब्लॉकिंग की है कुछ सीन्स की, या कॉब जो नाम यूज़ किया है, जो इंसेप्शन में लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर का नाम था कॉब, तो वो भी कुछ सटल फोरशैडोइंग हमें यहाँ देखने को मिलती है कि नोलन फ्यूचर में जाके क्या करने वाले हैं। अब यंग मैन जो है टेबल मैनर्स वगैरह सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसने मन बना लिया है कि अब उसको सोफिस्टिकेटेड बर्गलर बनना है कॉब की तरह। शायद उसने अभी ही सोच लिया था कि उसे उस लड़की को पटाना है जिसके घर में उन्होंने ब्रेक इन किया था, शायद इसीलिए यंग मैन ये सारी तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे यंग मैन जो है अपना खुद का बॉक्स बनाता है, उसमें चीज़ें रखता है वो। एंड ये भी एक तरह का इंसेप्शन है कि ये एक कूल आइडिया उसे कॉब ने दिया था कि हर किसी का एक बॉक्स होता है, तो यंग मैन भी उसका बॉक्स बनाता है। इस बॉक्स में मोस्टली सारी जो चीज़ें हैं क्रिस्टोफर नोलन की माँ की है, जो यंग लड़की का फोटो है या छोटी लड़की का भी फोटो है, वो सारे नोलन की माँ के फोटोज थे। तो उन्होंने इस तरह से प्रॉप्स कर किए थे, अपनी रियल लाइफ की चीज़ें यूज़ कर ली थी, क्योंकि उनके पास बजट नहीं था कि जाके सेपरेटली ये चीज़ें खरीदे। वो एक यहाँ पे नेकलेस देखने को मिलता है, कैंडी नेकलेस होता है ये, इट इज़ अ थिंग इन यूरोप आई गेस, कि वो कैंडीज़ को आप खा सकते हो और उनका नेकलेस भी पहन सकते हो। तो अगेन वन मोर काइंड ऑफ फोरशैडोइंग कि बैटमैन बिगिंस में जब ब्रूस वेन की माँ मरती है मार्था, तो उसका नेकलेस जो खुल जाता है मरते हुए। ये काफ़ी आइकॉनिक इमेजरी है बैटमैन के मिथोस की, और उसकी थोड़ी बहुत अनइंटेंशनल फोरशैडोइंग हमें यहाँ देखने को मिलती है कि उस तरह का एक नेकलेस इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। अब यंग मैन जो है कॉब को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मैंने बाल वगैरह कटा लिया, अपने अपीयरेंस चेंज कर लिया है। और कॉब जो है किसी अलग ही लोकेशन में, मतलब उसकी खिड़की के बाहर जो पेड़ वगैरह दिख रहा है, शायद स्नोफॉल है, या हमेशा मैं उसे देखता हूँ कि इस तरह से कि शायद ये स्नोफॉल है। और जैसे ही सेटिंग चेंज होता है इस कैरेक्टर की, हमें पता चल जाता है कुछ और हो रहा है। एंड वी सी कि जो ब्लॉन्ड है जिसके साथ यंग मैन का चक्कर चल रहा है,
वो एक्चुअली कॉब की गर्लफ्रेंड है। और ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है यहाँ पे इस फिल्म का, प्रॉबेबली सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कि ये दोनों मिले हुए हैं और किस तरह से कॉब यहाँ पे उसका सारा प्लान जो है ऑलमोस्ट ऑडियंस के लिए एक्सपोजिशन करता है। बट इट इज़ वेरी फनी फर्स्ट टाइम, तो एटलीस्ट बहुत शॉकिंग है ये देखते हुए कि जैसे वो बताता है कि मुझे पहले ही पता था कि हम उसके घर गए थे और उसने वो जो डोर मैट था वो भी शायद चाबी छुपाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था और वो बिल्कुल ब्रांड न्यू था एंड इट वाज कम्प्लीटली पथेटिक। और सारी ही चीज़ें जो अब तक हुई है वो सारी वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, और ऑडियंस के पास अब फाइनली हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है कि ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों मिलके बेचारे यंग मैन को फंसा रहे हैं। तो अब हमें बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस कहानी की, एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि इस बेचारे इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रॉबरी करने के लिए गया हुआ है यंग मैन, वो नोट जो है लपेटने की कोशिश कर रहा है डक्ट टेप से अपनी बॉडी के ऊपर, और कोई आ जाता है वहाँ पे और यंग मैन जो है उससे हैमर से मारता है। हमें पता नहीं है वो मर गया है या जिंदा है, बट ही इज़ अनकॉन्शियस और यंग मैन जो है फटाफट फिर सारा अपना सामान लपेट के वहाँ से भाग जाता है। अब हमें ये तो दिखाई दिया कि यंग मैन कर क्या रहा था, लेकिन वो क्यों कर रहा था? उस बार ओनर, उस गैंगस्टर के होटल में जाके ये चोरी क्यों कर रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें अगले सीन में देखने को मिलती है जहाँ यंग मैन जो है ब्लॉन्ड के घर पे जाता है। और इस सीन में ब्लॉन्ड यंग मैन को बताती है कि जो गैंगस्टर बॉयफ्रेंड है उसके पास कुछ नूड या सेमी नूड इमेजेस है इस लड़की के, जिसके भरोसे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से ये उसे छोड़ नहीं पा रही है। और यंग मैन उसे आइडिया देता है कि मैं जाके उसके सेफ से जो है तुम्हारी तस्वीरें चुरा के ले आऊँगा और फिर तुम मेरे साथ भाग जाना यहाँ से। इन प्रोसेस उन्हें उस आदमी के पैसे भी चुराने हैं सो दैट ये चोरी की तरह लगे, ऐसा ना लगे कि किसी तरह का मिशन हुआ था यहाँ पे। और ये मिशन भी काफ़ी सिमिलर है इंसेप्शन की तरह, क्योंकि इंसेप्शन के पहले मिशन में भी उन्हें एक वो लिफाफा चुराना होता है जिसमें इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है। उसी तरह का मिशन होता है फॉलोइंग के अंदर भी, जहाँ उसे जाके वो लिफाफा चुरा के लाना है। कॉब और यंग मैन का झगड़ा हो जाता है क्योंकि यंग मैन उसे बताता है कि मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ जिसके घर में हम घुसे थे और मुझे जाके उसकी तस्वीरें वगैरह चुरानी है। और कॉब ऑब्वियसली गुस्सा हो जाता है यहाँ पे, बट कॉब जो है इन कैरेक्टर गुस्सा हो रहा है। वो ऐसा दिखा रहा है कि तुमने जो है मेरी प्राइवेसी भंग की है, मतलब सीक्रेट तोड़ दिया है तुमने हमारा, टू मच इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर, इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूँ। और वो पूछता है डिड यू स्लीप विद हर, एंड यंग मैन जब कहता है कि यस वी डिड, कॉब का ओरिजिनल गुस्सा आने लगता है क्योंकि कॉब की गर्लफ्रेंड है वो, तो ये लेजिट गुस्सा है, ये वो पुट ऑन गुस्सा नहीं है जो अब तक दिखा रहा था। सो अगेन इन्फॉर्मेशन इज कॉन्टेक्स्ट कि अब ये चीज़ हमको पता है कि कॉब क्यों गुस्सा हो रहा है या क्यों पीट रहा है उसको इतने गुस्से से, क्योंकि ही इज पिस्ड कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो लिया। बट एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ये था कि कॉब को इन्वॉल्व नहीं होना था इस रॉबरी के अंदर, क्योंकि वो चाहता था कि यंग मैन अकेला जाए और अकेला पकड़ा जाए वहाँ पे। और कॉब जो है यहाँ पे उसके सर्जिकल ग्लव्स जो है उसके मुंह में ठूस देता है यंग मैन के और कहता है कि तुम्हें अपने अगले मिशन में ये काम में आएंगे, जो एक्चुअली आते हैं। क्योंकि अगले सीन में जैसे हमने पहले देखा है कि यंग मैन जो है वो ग्लव्स पहन के ये रॉबरी करने को जाता है। अब ये मुंह में ग्लव्स वाला सीन जो है ना, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, लेकिन ये वो सीन नहीं है जो हम अब देख रहे हैं, क्योंकि नोलन ने ये कहा है कि हमने जो अल्टरनेट टेक्स लिए थे हमने वो यूज़ किए हैं अलग अलग जगहों पे। तो अब हमें पता चलता है कि यंग मैन ने मार क्यों खाई थी और उसके चेहरे पे जो निशान है वो एक्चुअली पड़े कहाँ से हैं। अगले सीन में कॉब और ब्लॉन्ड जो है ब्लॉन्ड के घर पे है और यहाँ पे हमें फाइनली ये सुनने को मिलता है कि ऑल दिस वाइल हो क्या रहा था। तो कॉब ऑलमोस्ट ऑडियंस को बताते हुए ये एक्सपोजिशन करता है कि वो किसी घर में गया था चोरी करने के लिए या बर्गलरी या जो कुछ वो करता है उस घर में जाके, बट वहाँ पे एक औरत ऑलरेडी मरी हुई थी और किसी ने कॉब को वहाँ से निकलते हुए देख लिया और अब पुलिस को सस्पिशन है कि कॉब ने उस औरत का मर्डर किया था, इसलिए वो यंग मैन को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है पुलिस के दिमाग में ये सस्पिशन क्रिएट करने के लिए कि एक वक्त पे दो आदमी इस तरह का काम कर रहे थे, सो दैट कॉब के ऊपर से सस्पिशन निकल जाए और पुलिस को ये लगे कि कोई और इंसान ने ये मर्डर किया है या ये सेम मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके कोई और भी ऑपरेट कर रहा है। तो बस ये सस्पिशन क्रिएट करने के लिए उन्होंने यंग मैन को फ्रेम किया है, इसके लिए ब्लॉन्ड का यूज़ किया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इस सीन के थ्रू मिलती है। अगले सीन में अब यंग मैन जो है चोरी करके अपने घर आ चुका है और वो आते ही ब्लॉन्ड को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि मैंने चोरी करके आ गया मैं, और उससे सामने से कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता, सिर्फ ओके बोलती है वो। और ओके सुनते ही आग बबूला हो जाता है यंग मैन कि यार मैं अपनी ज़िंदगी
पे खेल के कुछ करके आया हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सेंसिटिव फोटोज रिट्रीव करके लाया हो, और तुम ओके बोल रही हो सिर्फ मेरे को। और नोलन ने ये कहा है कि पहले जब उन्होंने ये सीन लिखा था तो सामने वाली पूरी कॉन्वर्सेशन हमें सुनाई देने वाली थी, ब्लॉन्ड जो कह रही है वो भी चीज़ें हमें सुनाई देने वाली थी। बट देन शूट करने के बाद नोलन को ऐसा लगा कि इस इन्फॉर्मेशन को अगर मैं प्रिजर्व कर लूँ तो ये शायद और ज़्यादा सस्पेंसफुल हो जाए ये सीन के सामने से वो क्या बोल रही है हमें पता नहीं है, हमें बस उसका रिस्पॉन्स पता है कि उसने ओके कहा है सिर्फ। तो ये चीज़ उन्होंने जानबूझ के फिर चेंज किया एडिट के वक्त, वो साउंड ऐड नहीं किया उन्होंने उस कॉल का। और गुस्सा होके फिर यंग मैन जो है वो फोटोज ओपन करके देख लेता है, दे आर जस्ट रेगुलर फोटोज। वो एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है मॉडलिंग का, जो फोटोज है उसके अंदर कोई नूड सेमी नूड्स नहीं थे उसके अंदर। तो हीरो को भी देख के पता चल जाता है कि यार मेरा कट गया है यहाँ पे। ये फोटोज भी जो है नोलन ने कहा था कि पहले मैं फोटोज नहीं दिखाने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कीप इट अ सीक्रेट कि है क्या इन फोटोज में एग्जैक्टली। बट देन उसको लगा कि शायद ये बहुत वेग हो जाएगा और ऑडियंस मिसलीड हो जाएगी, तो उसने वो रिवील कर दी इन्फॉर्मेशन कि ये न्यूड्स नहीं थे बेसिकली इस एनवलप में। अगली सीन में यंग मैन जो है गुस्सा होके ब्लॉन्ड के घर पे चला जाता है, और ब्लॉन्ड का डिमीनर एकदम चेंज्ड है इस सीन में। मतलब जब से हमें वो इन्फॉर्मेशन पता चली कि ये मिली हुई है, तो ये एक्ट्रेस बहुत ही स्मार्टली उसने अपना टोन जो है कैरेक्टर का चेंज किया है कि अब वो सडनली हमें विलेनियस लगने लगी है। तो इस सीन में फिर फाइनली हीरोइन जो है यंग मैन को बता देती है कि वो कॉप के साथ है और कैसे कॉप को पुलिस सस्पेक्ट समझ रही है एक मर्डर का, और हम उसे बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। एंड यंग मैन पूछता है कि क्यों गया मेरे साथ में, एंड शी आंसर्स कि तुम थे ही चूतिए, तुम तो आ गए बेवकूफ़ बन के लोगों को पीछा करते हुए। लाइक एग्जैक्टली वो आदमी मिल गया उनको जिसकी उन्हें तलाश थी, और कैसे कॉब उसे फॉलो कर रहा था जो यंग मैन को बिल्कुल पता ही नहीं था, विच एक्सप्लेन्स हिज लैक ऑफ स्किल्स के उसके पास कोई स्किल सेट ही नहीं है लोगों को फॉलो करने का, कि उसे पता तक नहीं था कि कॉब उसको फॉलो कर रहा था। उसने पैटर्न रिकग्नाइज किया इस इंसान का कि ये बेवकूफ़ों की तरह लोगों को फॉलो करता है, एंड बेसिकली कॉब ने इसे बेट किया उसके साथ काम करने के लिए, और अब वो बुरी तरह से फंस रहा है इस चीज़ के अंदर। यंग मैन जो है कहता है कि मैं जाके पुलिस को बता दूंगा सब कुछ सच, एंड जो हीरोइन है वो कहती है कि वो तुम्हारा विश्वास थोड़ी करेगी, तो वो कहता है कि तुम जाके सच बताओगे पुलिस को, विच शी रिफ्यूजेस कि मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं तो कॉप के साथ हूँ, मैं उसकी मदद कर रही हूँ। एंड अगले दिन यंग मैन जो है जाके पुलिस में बता देता है। तो हम जो ये कॉन्वर्सेशन अब तक सुन रहे थे वो एक पुलिस वाले के साथ हो रही थी, जिसे वो एक्सप्लेन कर रहा है चीजें कि ऐसे ऐसी चीजें हुई थी और ऐसे मुझे फंसाया गया है। तो ये आ गया इन्फॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट की, ये इन्फॉर्मेशन हमें एकदम लास्ट में मिलती है कि ये चीज जो है सारी वो एक पुलिस को बता रहा है। हम कॉब और हीरोइन की भी जो है एक कॉन्वर्सेशन पैरेलली चलते हुए देखने को मिलती है, जहाँ पे अब फाइनली क्या होने वाला है वो चीज़ ये लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। और यंग मैन जो है पुलिस को बताता है कि उस बूढ़ी औरत का मर्डर कवर अप करने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है, एंड इन टर्न पुलिस वाला जो है उसे बताता है कि हम ऐसा कोई केस इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे हैं। एंड बूम, माइंड ब्लोन। तो क्यों किया कॉब ने ये सब, हमें ये पता ही नहीं है। और ये चीज अब कॉब और ब्लॉन्ड का जो सीन हो रहा है उसमें एक्सप्लेन की जाती है। ब्लॉन्ड का जो बॉयफ्रेंड है गैंगस्टर, उसकी जो कहानी थी कि वो इसके फ्लैट में आके हीरोइन के उसने वो उंगलियां कुचल दी थी हैमर की, वो चीज़ जो है हीरोइन ब्लैकमेल कर रही है गैंगस्टर को कि वो जाके पुलिस को ये चीज़ बता देगी, एंड उसे मारने के लिए ये सारी चीज़ सेटअप की गई है। कॉब को हायर किया है उस गैंगस्टर ने इस हीरोइन को मारने के लिए, और इस हीरोइन को मारने के लिए किसी को इल्ज़ाम भी तो लेना पड़ेगा। वो इल्ज़ाम लेने वाला होगा यंग मैन, जिसे सेटअप किया गया है, जिसे फंसाया है कॉब ने ही। तो कॉब टर्न्स आउट टू बी दिस मास्टरमाइंड जिसने यंग मैन को फंसाया, उससे चोरियां करवाई, इन टर्न उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो ब्लॉन्ड है उसका मर्डर भी कर दिया, और उसके मर्डर के लिए उसने यंग मैन को फंसा दिया। इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट कि किस लेयर्स में इसकी प्लानिंग हुई थी और कितनी स्मार्टली उसने एग्जीक्यूट किया इस चीज़ को। और फिर यंग मैन जो है जब उसे पता चलता है पुलिस के थ्रू के ब्लॉन्ड की बॉडी रिकवर हुई है और वहाँ पे हर जगह पे यंग मैन की ही फिंगरप्रिंट्स देखने को मिले हैं, या उसका वो हैमर मिला है जो वो यूज़ कर रहा था, एंड सारे सबूत किस तरह यंग मैन के अगेंस्ट है कि वो बॉक्स जो उसने बनाया था
उसके अंदर उसने हीरोइन के फोटोज वगैरह छुपाए थे, और फिर इंटर्न कॉब ने वो अंडरवेयर वगैरह जो है प्लांट किया था यंग मैन के फ्लैट के अंदर। जो आइडिया उसने इंसेप्शन किया था, जिस आइडिया का यंग मैन के दिमाग में कि पैंटी चुरानी होती है अट्रैक्टिव औरत की, उसकी घर की चीज़ें चुरानी होती है, एक बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स के अंदर आपका कलेक्शन रखना होता है, ये सारे आइडियाज़ यंग मैन के थे ही नहीं, ये कॉब के आइडियाज़ थे जो उसने इसके दिमाग में प्लांट किए थे। एंड अब इसके पास कोई चारा ही नहीं है। एंड फाइनल नेल इन द कॉफिन इज दैट क्रेडिट कार्ड जो डीलॉयड का था, जो यंग मैन यूज कर रहा था। एंड टर्न्स आउट कि वो क्रेडिट कार्ड भी चोरी का था किसी के घर का, क्योंकि यंग मैन कहता है कि कॉब के घर का एड्रेस मैंने आपको दिया है, आप जाके उसको उठा लो ना वहां से, उसको पकड़ के लाओ। बट पुलिस कहता है कि वहाँ तो कोई नहीं रहता, वो घर किसी डीलॉयड का है जिसने कहा है कि मेरे घर में चोरी हो गई थी या कोई आदमी आके रह रहा था और उसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया था। एंड इट इज़ द सेम क्रेडिट कार्ड विच द यंग मैन इज यूजिंग एज डीलॉयड। तो ये चीज़ भी अगेन यंग मैन के फेवर के अगेंस्ट निकल जाती है, सारे सबूत जो है यंग मैन के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि भैया अब तो मैं फंस गया हूँ। ये बूढ़ा जो आदमी दिखाया पुलिस, बाय द वे, ये दिस इज जॉन नोलन। जो लोग क्रेडिट पढ़ेंगे, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद क्रिस्टोफर नोलन्स ब्रदर जोनाथन नोलन, ये एक्चुअली क्रिस के चाचा है जॉन नोलन। एंड फिर फाइनली यंग मैन को जो है पता चल जाता है कि भैया अब तो मैं फंस चुका हूँ, देयर इज नो गेटिंग आउट ऑफ इट। हम उसके चेहरे का एक क्लोजअप लेते हैं और यहाँ पे एक ट्रांजिशन शॉट हमें देखने को मिलता है, डिसॉल्व वाला शॉट है जिसमें हमें कॉप देखने को मिलता है जो भीड़ में कहीं खो जाता है। एंड हियर द फिल्म एंड्स। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ फिल्म। इतना छोटा सा बजट था उनके पास, लिमिटेड लोकेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेस, कोई परमिट वगैरह कुछ भी नहीं था, बट स्टिल उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है इस फिल्म को, एक क्लेवर आइडिया को किस तरह से प्रेजेंट किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये फोरशैडोइंग ही थी समहाउ आगे होने वाले करियर की, कि क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं आगे, वो हमें देखने को मिला इस फिल्म के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसको अभी सेकेंड टाइम, अभी स्पॉयलर्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब हमें सारी डिटेल्स पता है फिल्म की, क्या क्या हो रहा है फिल्म के अंदर, तो हम उस तरह से देखेंगे अभी फिल्म को। सो राइट ऑफ द बैट जब हम शुरुआत में देख रहे हैं चीजें बॉक्स में रखी जा रही है, दिस इज कॉब, ये यंग मैन नहीं है इसलिए हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि कॉप जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली एविडेंस प्लांट कर रहा है सारी उस बॉक्स के अंदर, सो दैट यंग मैन जो है एंड में पकड़ा जाए। ऑल्सो अब हमें सारे कैरेक्टर्स पता चलते हैं कि ये लोगों को क्यों दिखाया स्टार्टिंग में, क्योंकि दीज आर द मेन की प्लेयर्स जिनके ऊपर सारी कहानी घूमने वाली है। हम यंग मैन को फॉलो करते हुए देखते हैं, कॉप को, हीरोइन को, द गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को। और ये एक इंपॉर्टेंट सीन है देखिए यहाँ पे कि भीड़ के अंदर जब हमें कॉब का एक सीन देखने को मिलता है ना, इन द वेरी फाइनल सेकेंड वी कैन सी कॉब लुकिंग स्ट्रेट थ्रू द कैमरा लेंस, और ये इतना फास्ट निकल जाता है ना ये सीन कि फर्स्ट टाइम देखते हुए हमें रियलाइज नहीं होता है कि वो देख रहा था, लेकिन सेकेंड टाइम हमको पता है कि सीन क्या है, तो हमारी नजरें फिक्स्ड है कॉब के ऊपर। एंड इन द फाइनल सेकेंड वी कैन सी कि वो ऑलरेडी देख रहा था यंग मैन को कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, तभी से कॉब को जो है पता चल चुका था कि ये आदमी की नीयत क्या है, एंड प्रोबेबली तभी कॉब ने इसे फॉलो करना शुरू किया है। अब हमें कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है पुलिस और यंग मैन की, और अब हमें पता चलता है कि ये पुलिस को सारा वाकया बता रहा है। फर्स्ट व्यूइंग में हमें पता नहीं था कि ये शायद अपनी थेरेपिस्ट को बता रहा है, इलाज करवाने की कोशिश कर रहा है खुद की, बट नाउ वी नो कि ये पुलिस के पास गया है और सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा है। यहाँ पे वो हीरोइन को स्टॉक कर रहा है और वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या मुझे इस हीरोइन को पटाना है। बेसिकली ये चोरी उन्होंने कर ली है ऑलरेडी, ये पोलराइड फोटोज जो है उसने चुराए हैं हीरोइन के, और अभी तक हीरोइन को पता नहीं है कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, बट एक्चुअली उसको पता है क्योंकि ये सारा ही एक सेटअप है और वो बस एक्ट कर रही है कि मुझे पता नहीं ये आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। पहली बर्गलरी में जो सारी फिलॉसफी है कॉप की, वो यंग मैन को बता रहा है कि इस तरह का बॉक्स होता है हर किसी के घर में, उसमें वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाती है। ये सारी आइडियाज़ जो है कॉब बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे प्लांट कर रहा है यंग मैन के दिमाग में, उसको ये चीज़ें दिखा के कि ऐसा किया जाता है, सो दैट वो भी अपने घर जाके वही सब चीज़ें करे। तो ये शू बॉक्स वाला आइडिया जो है यहाँ पे प्लांट कर दिया गया उसके दिमाग में। अगेन वो पैंटी वाला जो है, ये चीज़ हमें इस सीन में नहीं पता थी फर्स्ट व्यूइंग में कि ये हीरोइन के अंडरवेयर नहीं है, लेकिन ये किसी और लड़की के अंडरवेयर है, ये हमें पता है अभी। बट यहाँ पे एक पैटर्न पता चलता है हमें कि कॉप परवर्ट है और वो ये आइडिया भी उसके दिमाग में प्लांट कर रहा है
सटल लेवल पे अभी फिलहाल कि ऐसे पैंटी चुरानी होती है हमें अगर किसी अट्रैक्टिव लेडी के घर में घुस जाते हो आप। तो इस सीन में जहाँ यंग मैन जो है कॉप से बात कर रहा है कि मुझे हथियार चाहिए और कॉप कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जॉब में, तो हमें पता चलता है कि ये जानबूझ के इसको अकेला भेजा था उसने इस जॉब के लिए, सो दैट वो पकड़ा जाए वहाँ पे। और यहाँ पे मार खाई हुई है यंग मैन ने। तो ये उस फाइट के बाद में हुआ सीन है कि उनका झगड़ा अब हो चुका है, दे हैव स्प्लिट देयर वेज, और फिर भी यंग मैन जो है उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि इस जॉब के लिए आओ तुम मेरे साथ। अब जब यंग मैन के घर में जा रहे हैं कॉब और वो, अब हम फेशियल्स देखते रहते हैं बस यंग मैन के, वो किस तरह से रिकग्निशन या वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहा है कॉब से कि किस तरह वो बस बोल दे कि यार ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है या बड़ा अच्छा है, बट वो वैलिडेशन उसे नहीं मिलता। ये डोरमैट वाला सीन जो कॉब बाद में कहता है कि इसने नया ही डोरमैट खरीदा था वो चाबी छुपाने के लिए। अब धीरे धीरे हर चीज का कॉन्टेक्स्ट हमें मिलने लगता है, कैसे वो टॉय उसने तोड़ा था या कैसे उसे कॉब जो है निहायत ही बेवकूफ़ लगा था। लेकिन फर्स्ट व्यूइंग में हमें लगा था कि कॉब को पता नहीं है कि ये इसी इंसान का घर है यंग मैन का, और वो अनजाने में उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिसको सुन के यंग मैन जो है एम्बैरेस हो जाता है। बट सेकंड व्यूइंग में हमें पता चलता है कि कॉब ऑलवेज न्यू, वो जान के उसके मज़े ले रहा था कि यार यहाँ तो निकम्मा आदमी रहता है आधेड़ उम्र का, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं, इज ब्रोक, उसके पास टेस्टलेस है, वो उसके घर में कोई ढंग की चीज़ नहीं है, मैं चुराना नहीं चाहता। तो वो ऑन द फेस उसकी बेइज्जती कर रहा था अनजाने में, ऐसा दिखा के कि मुझे पता ही नहीं मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, विच मेक्स दिस सीन वेरी फनी। नेक्स्ट सीन विच इज़ प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, जहाँ पे वो हीरोइन के घर में बर्गलरी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कॉब जो है एक अंडरवेयर खुद चुराता है और यंग मैन को आइडिया देता है कि तुझे चाहिए तो तू भी चुरा ले, और इस बेट में फंस जाता है यंग मैन एंड ही स्टील्स एन अंडरवेयर। और वो एक अंडरवेयर चुराता है, लेकिन एंड में जो है उसके बॉक्स में से दोनों अंडरवेयर बरामद होते हैं, जो कॉब ने चुराया होता है वो भी और जो यंग मैन ने चुराया होता है वो भी, विच सजेस्ट के कॉब ने जो है एविडेंस जानबूझ के प्लांट की थी इसके घर पे। कॉब उसको बताता है कि जस्ट लुक एट हर, शी इज अ बेब। तो वो एक तरीके से कन्विंस करता है यंग मैन को कि तू भी चुरा ले भैया कुछ ना कुछ। तो ये यहाँ पे बेसिकली इंसेप्शन किया जा रहा है, उस लड़की का कैरेक्टर इस तरह से सेटअप कर रहा है कॉब कि ये आकर्षित हो जाए यंग मैन उसकी तरफ और जाके उसको फॉलो करे, उसके प्यार में पड़े और फिर उसके लिए वो सब करने के लिए तैयार हो जाए जो उसे करने को कहे, और फिर फाइनली जाके उस रेस्टोरेंट में जाके वो चोरी करे और फंसे और गिरफ्तार हो जाए और ये लोग छूट जाए। तो थोड़ा लॉन्ग शॉट था, लेकिन उसने इतने अच्छे से स्टडी कर लिया था यंग मैन को कि उसको पता था उसकी हर एक स्टेप क्या होने वाली। जो चीज़ कॉप बताता भी है एक सीन में कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते, जिसका अंदाज़ा भी नहीं तुम लगा सकते, और मैंने सब सोच रखा है। और वहाँ पे थोड़ा काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस लगता है ये सुनते हुए, बट जब फिल्म एंड होती है तब हमें पता चलता है कि यार इसने सच में सब कुछ सोच रखा था एंड एवरीथिंग हैपेंड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग हिज प्लान। अब ये रेस्टोरेंट वाला सीन भी जो है डीलॉयड वाला, हमें तब ये थोड़ा फनी सीन लगा था फर्स्ट वॉच में कि क्रेडिट कार्ड चुरा लिया किसी का और फिर फेक नाम से बिल पे कर रहा है यंग मैन। बट यहाँ पे हमें ये पता चलता है रीवॉच करते हुए कि कॉप फंसा रहा था उसको, जानबूझ के उसने ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड दिया था सो दैट ये एस्टैब्लिश हो सके कि कॉप है ही नहीं इस स्टोरी में, कि ये क्रेडिट कार्ड जो है हमेशा से यंग मैन ने ही चुराया था और वो अकेला ही सब कुछ कर रहा था। कॉप धीरे धीरे अब इस स्टोरी से जो है इवेपोरेट होना शुरू कर दिया है कि वो सारी एविडेंस जो है यंग मैन के नाम से प्लांट कर रहा है और खुद इस स्टोरी से गायब होता जा रहा है। अब ये झगड़ा भी जो है जानबूझ के किया था कॉब ने यंग मैन के साथ में, सो दैट वो अकेला जाए उस एडवेंचर पे और पकड़ा जाए वहाँ पे। कॉब जो है बहुत स्मार्टली हीरोइन से भी झूठ बोल रहा था और यंग मैन से भी झूठ बोल रहा था, दोनों से भी उसने इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर रखी थी। हीरोइन को उसने वो कहानी बना के बताई थी कि भाई मैं उस बिल्डिंग में गया था जहाँ बूढ़ी औरत ऑलरेडी मर चुकी थी और अब मुझे खुद की जान बचानी, इसलिए मैं यंग मैन को फंसा रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में वैसा था ही नहीं। वो तो एक्चुअली हीरोइन के ही मर्डर में यंग मैन को फंसाने के लिए उसने लाया था, बट बेचारी हीरोइन को ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी। तो वो प्यार के लिए ये चीज़ कर रही थी कि वो कॉप की जान फंसी हुई है, इसलिए वो किसी मर्द के साथ सोने के लिए भी तैयार हो गई बेचारी। अभी एंड में भी जब हीरोइन को बोलता है यंग मैन कि मैं पुलिस के पास चला जाऊँगा, ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रखी थी कॉप ने। कॉप को एग्जैक्टली पता था कि ये पुलिस के पास जाएगा,
बल्कि कॉप चाहता था कि ये पुलिस के पास जाए और वहां जाके फंसे। और अगर एक बार को पुलिस सोच भी ले कि ये बेचारा आदमी सही बोल रहा है तो दो चीजें हैं, एक तो उसकी कहानी इतनी वियर्ड है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि उसको रैंडमली कोई आदमी मिल गया जो बर्गलरी किया करता था और फिर वो चीजें पैसे चुराता भी नहीं था, वो बस कुछ चीजें उथल पुथल कर देता था। ये इस तरह की चीज़ें जिसपे एक लॉजिकल इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता कि मैं अगर पुलिस होता तो मैं बोलता कि भैया यू आर मेकिंग स्टफ अप, अब तुम कुछ भी बोल रहे हो बचने के लिए। सेकेंडली, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यंग मैन के अगेंस्ट है, तो अगर पुलिस को विश्वास भी है तो भी उनके हाथ बंधे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें ना चाहते हुए भी यंग मैन को ही कल्प्रिट पकड़ना पड़ेगा एंड ही इज डन, ही इज फ्रेम्ड वन वे और द अनदर। और ये चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है कि पुलिस किसी भी तरह से मदद कर ही नहीं सकती, उसे इस तरह से फंसाया गया है कि चाह के भी पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकती। एंड दिस इज द फॉलोइंग। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है ये, और 2 बार इसलिए देखी कि सेकेंड टाइम देखते हुए भी ना हमें नई नई चीज़ें मिलती है इस फिल्म के अंदर। नोलन ने ये कहा है कि वो जानबूझ के फिल्में ऐसी लिखते हैं कि फर्स्ट वॉच में तो हमें पता ही नहीं होती चीज़ें, हम वो ट्विस्ट को ढूंढने की, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बट सेकंड वॉच में जब हमें सारी चीज़ें पता है तब वो फिल्म ऐसी बिल्कुल ही बेकार नहीं लगनी चाहिए, तब भी हमें देखते हुए नए कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। वरना कुछ फिल्में ऐसी होती है कि जिनका ट्विस्ट एक बार आपको पता चल जाए तो आप बाद में देख ही नहीं सकते उस फिल्म को, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है वेयर इट इज़ गोइंग। बट इवन दो यू नो वेयर इट इज़ गोइंग, चीज़ें किस तरह से घड़ रही है, कैसे कैसे प्लांट किया जा रहा है, कैसे आदमी फंस रहा है, वो जर्नी जो है उसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा नोलन कहते हैं। इसलिए मैंने बैक टू बैक 2 बार देखी है फिल्म, एंड इवन इन द सेकेंड वॉच बहुत इंटरेस्टिंग लगती है फिल्म देखते हुए। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ फॉलोइंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको अच्छा लगा डबल वॉच का, तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में ये फिल्म आपको कैसी लगती है, व्हाट इज़ योर फेवरेट एस्पेक्ट अबाउट दिस फिल्म, ये मुझे बताइए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए द मोस्ट रैंडम, इनकंसिस्टेंट एंड लो एफर्ट मूवी चैनल एवर .png पिक्चर्स। और याद रखिए, अपलोड कभी भी हो सकता है या कभी भी नहीं।